रात का गहरा अंधेरा, घड़ी की सुइयां 12 का कांटा पार कर चुकी थी। मुंबई के एक शांत से इलाके शांति निकेतन सोसाइटी में सब कुछ खामोश था। हर घर में रोशनी बुझ चुकी थी। लोग दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान अपनी दस्तक दे रहा था। एक ऐसा तूफान जो अगली सुबह इस सोसाइटी की शांति को हमेशा के लिए भंग करने वाला था। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे आसपास सब कुछ ठीक है। हम अपने पड़ोसियों पर, अपने जानने वालों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। लेकिन क्या हर चेहरा वही होता है जो दिखाई देता है, या फिर कुछ चेहरों के पीछे खौफनाक राज छुपे होते हैं? इसी सोसाइटी के तीसरे माले पर फ्लैट नंबर 302 में कुछ अजीब हो रहा था। अंदर से हल्की हल्की खटपट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा हो, या शायद किसी से कोई संघर्ष कर रहा हो। बाहर से देखने पर सब सामान्य लग रहा था। बालकनी की लाइट भी बंद थी, लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे एक जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी। एक ऐसी लड़ाई जिसकी चीखें दीवारों में ही दब कर रह गई। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। अपराध जब होता है तो वो दस्तक देकर नहीं आता। वो चुपके से हमारे जीवन में दाखिल होता है और सब कुछ तबाह कर देता है। हमें सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। अचानक एक भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धम्म, और फिर खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। उस आवाज के बाद फ्लैट नंबर 302 में कोई हलचल नहीं हुई। सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना। कुछ ही देर बाद एक परछाई उस फ्लैट के दरवाजे से बाहर निकली। उसने जल्दी से आसपास देखा। गलियारा खाली था। वो परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और सोसाइटी के गेट से बाहर निकलकर अंधेरे में गायब हो गई। पीछे छूट गया एक बंद दरवाजा, और उस दरवाजे के पीछे एक गहरा राज जो सुबह होने का इंतजार कर रहा था। ये कहानी है भरोसे की, धोखे की, और एक ऐसे अपराध की जिसने रिश्तों पर से यकीन उठा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे सबसे करीब ही होता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण शांति निकेतन पर पड़ी, तो वो अपने साथ एक ऐसी खबर लेकर आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। फ्लैट नंबर 302 का दरवाजा आज सुबह नहीं खुला था, और जब वो दरवाजा पुलिस द्वारा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। अपराध अपनी छाप छोड़ चुका था। सुबह के करीब 9 बजे थे। शांति निकेतन सोसाइटी में रोज की तरह चहल पहल थी, लेकिन फ्लैट नंबर 302 के बाहर आज कुछ अलग ही माहौल था। दूध वाला, अखबार वाला, सब दरवाजा खटखटाकर जा चुके थे। अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। पड़ोस में रहने वाली शारदा जी को कुछ अजीब लगा। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, सुनीता बहन, सुनीता बहन, सब ठीक तो है? लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबराने लगा। उन्होंने तुरंत सोसाइटी के सेक्रेटरी रमेश भाई को फोन किया। शक गहराता जा रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ ही देर में रमेश भाई और 2-4 लोग फ्लैट के बाहर जमा हो गए। उन्होंने भी दरवाजा पीटा, लेकिन नतीजा वही रहा। आखिर में किसी ने हिम्मत करके पुलिस को फोन कर दिया। खबर मिलते ही लोकल पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर विजय चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इंस्पेक्टर विजय एक तजुर्बेकार और सख्त मिजाज के अफसर थे। उन्होंने आते ही सबसे पहले भीड़ को पीछे हटाया और हालात का जायजा लिया। दरवाजा अंदर से बंद था। किसी अनहोनी का शक अब यकीन में बदल रहा था। कानून को अपना काम करना था। इंस्पेक्टर विजय ने अपनी टीम को दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। 2 कांस्टेबलों ने मिलकर जोर से दरवाजे पर धक्का मारा। कड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा टूट गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। पूरा घर अस्त व्यस्त था। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, और बीच हॉल में जमीन पर सुनीता जी की लाश पड़ी थी। उनके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। हर तरफ खून फैला हुआ था। एक खुशहाल घर एक ही रात में मातम में बदल चुका था। पुलिस ने तुरंत पूरे एरिया को सील कर दिया। अब पुलिस के सामने एक अंधी हत्या का मामला था। एक ऐसा केस जिसमें कातिल का कोई सुराग नहीं था। इंस्पेक्टर विजय ने अपनी टीम को काम पर लगाया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। सबूत इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया। घर के हर कोने की तलाशी ली जाने लगी। उंगलियों के निशान,
खून के धब्बे, हर छोटी से छोटी चीज की जांच हो रही थी, क्योंकि पुलिस जानती थी कि हर अपराधी कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। बस जरूरत होती है उसे सही नजर से देखने की। यह केस अब इंस्पेक्टर विजय के लिए एक चुनौती बन चुका था। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कहानी के अलग अलग किरदार सामने आने लगे। हर किरदार की अपनी एक कहानी थी, अपना एक सच था, और हर किसी पर शक की सुई घूम रही थी। सबसे पहला किरदार था रमेश, सोसाइटी का सेक्रेटरी। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो हर किसी के मामले में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखता था। वो खुद को सोसाइटी का सबसे जिम्मेदार नागरिक बताता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी। वो पुलिस को हर तरह से मदद करने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसकी बातें कुछ और ही इशारा कर रही थी। साहब, मैं तो बस सबकी मदद करता हूँ। सुनीता जी भी मुझसे हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी, लेकिन सच कहूं तो सोहन मुझे कभी पसंद नहीं आया। दूसरा किरदार था सोहन, सुनीता जी का मुंह बोला भाई। सोहन पास के ही एक गैराज में मैकेनिक का काम करता था। वो अक्सर सुनीता जी के घर आता जाता था। सुनीता जी उसे अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानती थीं, लेकिन कुछ पड़ोसियों का कहना था कि सोहन की नीयत ठीक नहीं थी। उसकी नजर सुनीता जी के पैसों पर थी। वो अक्सर उनसे पैसे उधार मांगता रहता था। पुलिस की नजर में सोहन एक मुख्य संदिग्ध था, क्योंकि उसके पास घर में आने जाने का एक मजबूत कारण था। लेकिन क्या सिर्फ शक के आधार पर किसी को मुजरिम माना जा सकता है? साहब, मैं तो बस अपनी ड्यूटी करता हूँ। रात में मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। मुझे कुछ नहीं पता। तीसरा किरदार थी शारदा, सुनीता जी की पड़ोसन। वही शारदा जिसने सबसे पहले पुलिस को खबर करने के लिए कहा था। वो एक घरेलू महिला थी। ऊपर से देखने पर वो बहुत सीधी सादी और हमदर्द लग रही थी। वो रो रो कर पुलिस को सुनीता जी के बारे में बता रही थी। लेकिन क्या उसके आंसू सच्चे थे, या फिर उन आंसुओं के पीछे कोई गहरा राज छुपा था? अक्सर जो लोग सबसे ज्यादा हमदर्दी दिखाते हैं, उनके इरादे कुछ और ही होते हैं। पुलिस को हर एंगल से सोचना था, हर किरदार की बातों की गहराई तक जाना था। देखिए, हमें तो बस यही लगता है कि सुनीता बहुत सीधी थी, लेकिन सोसाइटी में कौन क्या कर जाए कोई नहीं जानता। और चौथा किरदार था पिंटू, सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड। एक नौजवान लड़का जो बिहार से नौकरी करने आया था। वो रात को ड्यूटी पर था। उसका कहना था कि उसने रात में किसी को भी सोसाइटी से बाहर जाते नहीं देखा, लेकिन उसकी घबराहट और उसकी बोली से लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। क्या उसने सच में कुछ नहीं देखा, या फिर वो किसी डर की वजह से झूठ बोल रहा था? इन चार किरदारों के बीच पुलिस एक ऐसे चेहरे को ढूंढ रही थी जो कातिल का असली चेहरा था। यह किरदारों का एक ऐसा जाल था जिसे सुलझाना आसान नहीं था। इंस्पेक्टर विजय ने सबसे पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी रमेश को पूछताछ के लिए बुलाया। रमेश अपनी कुर्सी पर बैठकर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और घबराकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर विजय ने अपनी पैनी नजरों से उसे घूरते हुए सवाल किया, रमेश जी, आप सुनीता जी को कब से जानते थे? आपका उनके यहां आना जाना कैसा था? साहब, मैं तो उन्हें पिछले 5 साल से जानता था, जब से वो इस सोसाइटी में रहने आई थी। बहुत अच्छी औरत थी। अकेली रहती थी तो मैं ही उनके सारे काम करवा देता था, बिजली का बिल भरना हो या कोई और काम हो। इंस्पेक्टर ने अगला सवाल दागा, सुनीता जी के घर और कौन कौन आता जाता था? साहब, एक तो उनका वो मुंह बोला भाई था, सोहन। वो बहुत आता था। मुझे तो वो लड़का कभी पसंद नहीं आया। हमेशा पैसों के लिए सुनीता बहन को परेशान करता था। मैंने कई बार सुनीता बहन को समझाया भी था कि उस लड़के से दूर रहे, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। कहती थी कि बेचारा गरीब है, मेरा भाई जैसा है। रमेश की बातों से लग रहा था जैसे वो सारा शक सोहन पर डालना चाहता हो। वो खुद को एक हमदर्द और जिम्मेदार व्यक्ति साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कल रात आपने कोई अजीब आवाज या कुछ भी असामान्य देखा या सुना? इंस्पेक्टर विजय ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। नहीं साहब, मैं तो रात 10 बजे ही सो गया था। मेरे घर से तो कोई आवाज भी नहीं आती। हाँ, लेकिन रात में जब मेरी नींद खुली थी पानी पीने के लिए, तो मैंने बालकनी से देखा था कि सोसाइटी का गार्ड पिंटू अपनी जगह पर नहीं था।
वो कहीं गायब था। आजकल के लड़के बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होते। रमेश ने बड़ी चालाकी से शक की सुई को सोहन के बाद अब गार्ड पिंटू की तरफ भी मोड़ दिया था। इंस्पेक्टर विजय खामोशी से रमेश की सारी बातें सुन रहे थे। वो जानते थे कि रमेश कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अक्सर जो लोग बेगुनाह होते हैं वो सिर्फ सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन जो कुछ छुपा रहे होते हैं वो बेवजह की कहानियां गढ़ते हैं। रमेश की बातों ने सोहन और पिंटू को संदिग्ध तो बना दिया था, लेकिन साथ ही उसने खुद को भी पुलिस की नजरों में और ज्यादा संदिग्ध बना लिया था। इंस्पेक्टर ने रमेश को जाने के लिए कहा, लेकिन उस पर नजर रखने का आदेश अपने एक कांस्टेबल को दे दिया। पहला बयान हो चुका था, लेकिन केस सुलझने की बजाय और उलझ गया था। अगला नंबर सोहन का था। पुलिस उसे गैराज से ही उठाकर ले आई थी। सोहन डरा हुआ था। उसकी आंखों में बेगुनाही की सच्चाई और पुलिस का खौफ साफ झलक रहा था। वो हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। सुनीता दीदी तो मेरी माँ जैसी थीं। मैं भला उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप चाहें तो किसी से भी पूछ लीजिए। सोहन की हालत देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन सबूतों के आगे भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। पुलिस को हर पहलू की जांच करनी थी। इंस्पेक्टर विजय ने उसे बैठने के लिए कहा और नरमी से पूछा, सोहन, तुम आखिरी बार सुनीता जी से कब मिले थे? साहब, मैं कल शाम को ही मिला था। दीदी ने मुझे फोन करके बुलाया था। उन्होंने मुझे 2000 रुपए दिए थे। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। दीदी हमेशा मेरी मदद करती थी। मैं पैसे लेकर शाम 7 बजे ही वहां से निकल गया था। उसके बाद मैं सीधा अपने घर गया और फिर कहीं नहीं गया। सोहन की कहानी रमेश की कहानी से बिल्कुल अलग थी। वो सुनीता जी को एक मददगार इंसान बता रहा था, जबकि रमेश ने उसे लालची बताया था। इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल किया, रमेश का कहना है कि तुम हमेशा पैसों के लिए सुनीता को परेशान करते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? यह सुनकर सोहन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं साहब, ये झूठ है। रमेश बाबू को मैं पसंद नहीं करता था, इसलिए वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। वो खुद सुनीता दीदी के घर पर कुछ ज्यादा ही हक जताते थे। दीदी को भी उनका बार बार घर आना पसंद नहीं था। एक बार दीदी ने मुझे बताया था कि रमेश बाबू ने उनसे पैसे उधार मांगे थे, लेकिन दीदी ने मना कर दिया था। तब से वो दीदी से नाराज रहते थे। सोहन के इस बयान ने केस को एक नया मोड़ दे दिया। अब शक की सुई रमेश पर और भी गहरा गई थी। इंस्पेक्टर विजय अब सोच में पड़ गए थे। एक तरफ रमेश था जो सोहन को लालची बता रहा था, दूसरी तरफ सोहन था जो रमेश की नीयत पर सवाल उठा रहा था। दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा था, या हो सकता है कि दोनों ही कहानी का सिर्फ अपना अपना सच बता रहे हों। पुलिस ने सोहन के बयान को दर्ज कर लिया। उसकी बताई गई बातों की पुष्टि करना अब जरूरी था। क्या वो सच में शाम 7 बजे के बाद घर पर ही था? इस सवाल का जवाब मिलना बाकी था। केस की गुत्थी अब धीरे धीरे और भी जटिल होती जा रही थी। अब बारी थी उन लोगों की जो उस सोसाइटी में रहते थे, जो हर हलचल पर नजर रखते थे। पुलिस ने एक एक करके पड़ोसियों के बयान लेने शुरू किए। सबसे पहले शारदा जी का बयान लिया गया, जो सुनीता जी के ठीक बगल वाले फ्लैट में रहती थीं। शारदा जी अब भी सदमे में थीं। उन्होंने रोते हुए बताया, सुनीता बहन बहुत ही शांत स्वभाव की थीं, किसी से कोई लेना देना नहीं रखती थीं। हाँ, वो सेक्रेटरी रमेश भाई से थोड़ी परेशान रहती थीं। रमेश भाई बिना बुलाए ही उनके घर पहुंच जाते थे। सुनीता जी को ये अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने 1-2 बार मुझसे इस बात का जिक्र भी किया था। इसके बाद पुलिस ने सामने वाले फ्लैट में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति से बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने रात में कोई खास आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन एक बात अजीब थी। साहब, रात करीब 11:30 बजे हमारे दरवाजे की घंटी बजी थी। हमने पूछा कौन है, तो बाहर से कोई जवाब नहीं आया। हमने सोचा शायद किसी बच्चे ने शरारत की होगी, लेकिन अब लगता है कि कुछ तो गड़बड़ थी। हो सकता है कातिल ने गलती से हमारा दरवाजा खटखटा दिया हो। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड पिंटू से फिर से सख्ती से पूछताछ की।
इस बार पिंटू टूट गया। उसने कांपते हुए बताया, साहब मैं झूठ बोल रहा था, मैं रात को अपनी जगह पर नहीं था। मैं सोसाइटी के पीछे जाकर फोन पर बात कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद जब मैं वापस आया तो मैंने रमेश बाबू को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा था। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। मैंने पूछा कि इतनी रात को कहां से आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि अपने काम से काम रखो। मैं डर गया था, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। पिंटू का यह बयान केस में एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब सारे शक, सारी गवाहियां एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रही थी, रमेश, सोसाइटी का सेक्रेटरी। सोहन का बयान, शारदा जी की बातें और अब पिंटू की गवाही, सब कुछ रमेश के खिलाफ जा रहा था। रमेश ने खुद को बचाने के लिए सोहन और पिंटू पर शक डालने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी ही चाल उस पर उल्टी पड़ गई थी। इंस्पेक्टर विजय को अब यकीन हो गया था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि रमेश ही है, लेकिन सिर्फ गवाही के आधार पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। पुलिस को एक ठोस सबूत की जरूरत थी, एक ऐसा सबूत जो रमेश को सलाखों के पीछे पहुंचा सके। इंस्पेक्टर विजय जानते थे कि रमेश बहुत चालाक है, वो आसानी से अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने फोरेंसिक टीम से मिली रिपोर्ट को दोबारा ध्यान से पढ़ना शुरू किया। घर की तलाशी के दौरान सुनीता जी के सोफे के नीचे से एक छोटा सा बटन मिला था। वो बटन किसी आम शर्ट का नहीं लग रहा था, वो एक महंगी और डिजाइनर शर्ट का बटन था। इंस्पेक्टर विजय को तुरंत रमेश का बयान याद आया। जब रमेश बयान देने आया था तो उसने एक महंगी सिल्क की शर्ट पहनी हुई थी। क्या यह बटन उसी की शर्ट का हो सकता है? यह एक छोटा सा शक था, लेकिन जांच के लिए काफी था। इसके अलावा फोरेंसिक टीम को एक और अहम सुराग मिला था। सुनीता जी के मोबाइल फोन की जांच करने पर पता चला कि उनके फोन से आखिरी कॉल डिलीट कर दी गई थी, लेकिन साइबर सेल की मदद से उस डिलीट किए गए नंबर को रिकवर कर लिया गया। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि रमेश का ही था। कॉल की टाइमिंग रात के 11:15 थी। यह इस बात का सबूत था कि रमेश झूठ बोल रहा था कि वो 10 बजे सो गया था। वो रात में सुनीता जी से मिला था। अब पुलिस के पास रमेश के खिलाफ दो अहम सुराग थे, शर्ट का बटन और मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड। इंस्पेक्टर विजय ने अपनी टीम के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने रमेश को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। इस बार रमेश पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में लग रहा था। उसे लगा कि पुलिस सोहन या पिंटू को पकड़ लेगी और वो साफ बच जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, इंस्पेक्टर विजय ने मेज पर वो छोटा सा बटन और मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट रखी। उन्हें देखते ही रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका आत्मविश्वास एक पल में गायब हो गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। वो समझ गया था कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। रमेश जी, ये बटन आपकी शर्ट का लग रहा है और ये कॉल डिटेल बता रही है कि आपने कल रात सुनीता जी को फोन किया, जबकि आपने कहा था कि आप सो रहे थे। अब आप क्या कहेंगे? इंस्पेक्टर विजय की आवाज में अब सख्ती थी। रमेश के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। एक छोटी सी चूक, एक मामूली सा बटन और एक डिलीट किया हुआ कॉल, इन्हीं दो सुरागों ने एक शातिर अपराधी को कानून के शिकंजे तक पहुंचा दिया। अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। सबूत सामने देखकर रमेश पूरी तरह से टूट गया। उसका बनाया हुआ झूठ का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया और रोने लगा। इंस्पेक्टर विजय जानते थे कि यह उसके पछतावे के आंसू नहीं, बल्कि पकड़े जाने की हताशा थी। कुछ देर की खामोशी के बाद रमेश ने अपना मुंह खोला और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने जो कहानी बताई वो लालच और अहंकार की कहानी थी। उसने बताया कि उसे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ था और उस पर लाखों का कर्ज था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने बताया, साहब मेरी नजर सुनीता जी के पैसों और गहनों पर थी। मैं जानता था कि वो घर में अकेली रहती हैं और उनके पास काफी दौलत है। मैंने कई बार उनसे मदद के बहाने पैसे उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। कल रात मैं आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाने उनके पास गया था। मैंने उनसे कहा कि मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, मैं जल्द ही लौटा दूंगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मुझे घर से जाने के लिए कहा। रमेश की आवाज में अब कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक तरह का गुस्सा था।
उन्होंने मुझे बेइज्जत किया, कहा कि तुम जैसे लालची इंसान को मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। बस यही बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मेरा दिमाग घूम गया। मुझे लगा कि ये औरत मेरी मदद नहीं कर सकती तो इसे जीने का भी कोई हक नहीं है। गुस्से में मैंने पास में रखी ट्रॉफी उठाई और उनके सिर पर जोर से वार कर दिया। यह बताते हुए उसकी आंखों में जरा भी शर्म नहीं थी। उसने आगे बताया कि सुनीता जी के गिरने के बाद उसने घर में रखे सारे गहने और नकदी एक बैग में भरे और भागते समय सोफे से टकराने की वजह से उसकी शर्ट का बटन टूटकर वहीं गिर गया, जिसका उसे पता भी नहीं चला। उसने यह भी कबूल किया कि उसने ही सोहन और पिंटू पर शक डालने के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी। उसे लगा था कि पुलिस उन दोनों में ही उलझी रहेगी और उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन वो भूल गया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उसने अपने लालच और अहंकार में एक बेगुनाह की जान ले ली, एक ऐसा अपराध कर दिया जिसकी माफी उसे कभी नहीं मिल सकती थी। उसका नकाब उतर चुका था और अब उसके असली खौफनाक चेहरे को सब देख सकते थे। एक सम्मानित सोसाइटी का सेक्रेटरी एक हत्यारा निकला। रमेश के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसके घर की तलाशी लेने पर सुनीता जी के घर से चोरी हुए सारे गहने और नकदी भी बरामद हो गई। साथ ही वो शर्ट भी मिल गई जिसका बटन क्राइम सीन पर मिला था। अब पुलिस के पास रमेश के खिलाफ पुख्ता सबूत और उसका अपना कबूलनामा था। केस पूरी तरह से सुलझ चुका था। शांति निकेतन सोसाइटी के लोगों को जब यह खबर मिली तो कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पाया। जिस इंसान को वो अपना रक्षक और मददगार समझते थे वही भक्षक निकला। अगली सुबह का अखबार सुनीता जी की हत्या की खबर और उनके कातिल रमेश की गिरफ्तारी की तस्वीरों से भरा हुआ था। सोहन और पिंटू को बेगुनाह साबित होने पर छोड़ दिया गया। सोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये दुख के साथ साथ इंसाफ मिलने की खुशी के भी थे। उसने पुलिस का धन्यवाद किया। इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम के लिए यह एक और सफल केस था। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना चाहिए। हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए। लालच और अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और उसे ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। रमेश ने भी लालच में आकर अपना सब कुछ गंवा दिया, अपनी इज्जत, अपनी आजादी और अपनी इंसानियत। अब उसकी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही कटने वाली थी। उसे अपने किए की सजा मिल चुकी थी। समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ पुलिस का सतर्क रहना ही काफी नहीं है। हम सबको भी एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। अपने आसपास हो रही किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखनी होगी और समय पर पुलिस को सूचित करना होगा। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम एक सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर सुनीता को इंसाफ मिले और हर रमेश को उसके की सजा। क्योंकि जब तक हम सतर्क हैं तभी तक हम सुरक्षित हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।